हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग में से बचा हुआ था जिसका नाम था इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, और अगर कॉस्टिंग सिस्टम को स्मूथली रन करना है तो हम कैसे उसे स्मूथली चला सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले जनरल कंसीडरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। मतलब जनरल कंसीडरेशन मतलब ऐसी बातें जो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आएंगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बिजनेस हो, या फिर आप एक जॉब टाइप का कोई काम कर रहे हो कि जैसे ऑर्डर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हो, तो ये बातें हर जगह यूज़ होंगी। फिर होता है स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। स्पेसिफिक कंसीडरेशन का क्या मतलब है? हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड होती है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कि कॉस्टिंग सिस्टम को अगर हमने स्मूथली चलाना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा वो पढ़ेंगे। लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? जब एक्शन में आते हैं, जो हमने सोचा उसे इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं जनरल कंसीडरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। देखिए इसके अंदर क्या, जनरल कंसीडरेशन के अंदर जनरल कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जब भी मैं जनरल कंसीडरेशन की बात करूँगी तो जनरल कंसीडरेशन में आ जाता है आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन द सिस्टम, कि आप कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल क्यों कर रहे हो। तो दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? whether the objective of installing system limited to specific area। इसका मतलब क्या है? क्या आप किसी एक एरिया को ही कंट्रोल करना चाह रहे हो, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, या फिर सेलिंग प्राइस फिक्स करना हो गया, या फिर किसी मैनेजरियल डिसीजन पर आना हो गया, या फिर आप क्या चाह रहे हो कि आपके बिजनेस का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्या हो, अफेक्ट हो। क्लियर? तो दो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए। क्या? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्या आप किसी स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करना चाह रहे हो या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ऑपरेशन। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हमने देखना है हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन, काम करने का एरिया कौन सा होगा। जैसे कि अगर हमारी प्रोडक्शन कम है, फर्स्ट पॉइंट, इफ आवर प्रोडक्शन इज स्लैक, तो अटेंशन कहाँ पर होगा? अटेंशन होगा कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। वहीं दूसरी ओर अगर हमारी सेल कम हो रही है, सेल घटती जा रही है, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? वहाँ पर सेल को इंक्रीज करने को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमने क्या देखना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो स्मूथली एक्सेप्ट कर ले हमारे कॉस्टिंग सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम देख सकेंगे कि हमारा स्कोप क्या है, काम करने का इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉस्टिंग सिस्टम को सक्सेसफुल होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंसेप्शन एंड रिसेप्शन ऑफ द आइडिया। कंसेप्शन मतलब जो कोई आइडिया आपने कंसीव किया, आपके दिमाग में आया। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है दोनों चीज़ों पर, कॉपरेशन ऑफ द आइडिया एंड प्लान। अच्छे से कंसीव हुआ होना चाहिए और अच्छे से रिसीव। आइडिया तो आ गया लेकिन उसे इम्प्लीमेंट हम अच्छे से नहीं कर पाए तो वहाँ पर हमारा कॉस्टिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसेप्शन और रिसेप्शन के बीच में लिंक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन। अब हमें डाटा भी कलेक्ट करना है, हमें कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए डाटा कलेक्शन को लेकर। साथ में वो सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे वेरीफाई कर सकें। उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट बुक्स।
अब देखिए कि हमने कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया, कि हमने शुरू कर दिया, तो उसके लिए हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? हमें उसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और कॉस्ट बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल सिस्टम फॉर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वन इज द मटेरियल, वन इज द लेबर एंड वन इज द एक्सपेंसेस। तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? ये आ जाएगा आपका टाइप एंड मेथड ऑफ कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, ये आपको दिख नहीं रहा पर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, टाइप्स एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कि आपने देख लिया कि आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्शन है कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो ना कि कौन सा मेथड आपका कॉस्टिंग का यूज़ होगा। अगर आपकी ऐसी है कि आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि एक छोटा सा ऑर्डर आया उसे पूरा कर कर दे दिया, तो वहाँ कौन सा सिस्टम यूज़ होगा? जॉब कॉस्टिंग। वहीं पर ऐसा है कि ऑर्डर आ रहा है लेकिन उसे पूरा होने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा, तो वहाँ कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और आपका बिजनेस इस तरीके का है कि आप एक जैसा प्रोडक्ट बार बार बनाए जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ऑर्डर्स, ये बोल सकते हैं हम। और वहाँ पर आएगा हमारा कौन सा सिस्टम? प्रोसेस कॉस्टिंग वाला टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, कि हम स्पेसिफिकली किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए ध्यान से सुनना, अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है, हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें कैसा कॉस्टिंग सिस्टम चाहिए होगा? एक डिटेल्ड बहुत बड़ा कॉस्टिंग सिस्टम हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वहीं पर हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है, तो हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी हमारे कॉस्टिंग को डिटरमाइन करता है। अगर हमारा मटेरियल कंटेंट मोर वैल्यूएबल है, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमारा मटेरियल सबसे ज़्यादा महंगा है, तो वहाँ पर हमारा किस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा होगी? मटेरियल के रिकॉर्ड्स पर। वहीं पर अगर लेबर पार्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर हम किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? लेबर को। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसे होना चाहिए? इस तरीके से बना होना चाहिए ताकि कंट्रोल सिस्टम है जो कॉस्टिंग सिस्टम का उसमें इजीली एक्सरसाइज किया जा सके। एक बार मैं रिपीट करूंगी, कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर क्या बात करी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कॉस्टिंग सिस्टम पर हम अच्छे से कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हमने करनी है फंक्शनल स्टडी। फंक्शनल स्टडी हम कैसे करेंगे? फंक्शनली डिवाइड कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे? अपने कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको ये दोनों कंसीडरेशन क्लियर हुई होंगी, जनरल कंसीडरेशन भी और स्पेसिफिक कंसीडरेशन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कि कॉस्टिंग सिस्टम को स्मूथली चलाना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुड बी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। हमारा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे यूज़ करना भी इजी हो, यूज़र फ्रेंडली हो और सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबल, कि हमारा जो कॉस्टिंग सिस्टम है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें या फिर बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करें तो उस केस में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में भी चेंज, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्टिंग सिस्टम लगाया उसमें भी चेंज कर सकें। और जो चेंजेस कर रहे हैं अपने कॉस्टिंग सिस्टम में वो ग्रेजुअली होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना। जो करना है आराम आराम से सोच समझ के कि हमारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसा सिस्टम हमारे लिए बेटर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? अपना कॉस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है इन द माइंड ऑफ कस्टमर, लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पर चेंज कर देना, कस्टमर की जगह यहाँ पर ये वर्ड चेंज करके एम्प्लॉयज़, कि कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है एम्प्लॉयज़ के माइंड में कि जो हम ये सिस्टम चलाने जा रहे हैं ये क्या है, ये उनके लिए फ्रूटफुल होगा, ये उनके अगेंस्ट में नहीं बना। अब हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ एक्शन के बारे में कि कैसे हमने कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम बताएंगे डिटरमाइन द टाइप एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। हमने क्या करना है कि हमने कौन सा टाइप, जैसे कि मैंने बताया जॉब कॉस्टिंग भी यूज़ हो सकती है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी यूज़ हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आपने कौन सा टाइप या कौन सा मेथड यूज़ करना है वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे।
फिर उसके बाद हमने क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखेंगे, हमारे पास कार्ड्स होते हैं जो मैंने बताया था आपको क्लास में, बिन कार्ड्स हो सकते हैं, परफॉर्मर्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल हमने रिकॉर्ड किस किस चीज़ का रखना है, मटेरियल का भी, लेबर का भी और ओवरहेड का भी। फिर हमने उसके बाद डिसाइड करना है इशू रिगार्डिंग कॉस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट अगर हमारा है तो हम परचेज कैसे करेंगे, कैसे स्टोर करके रखेंगे, मटेरियल को इशू कैसे करना है, मटेरियल की वैल्यू कैसे निकालनी है, उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज डिसाइड इशू रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अब हमने लेबर को कैसे कंट्रोल करना है, उनकी जॉब को कैसे इवेल्युएट करना है, मेरिट रेटिंग कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनका टाइम रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करके रखना है, लेबर को काम किस तरीके से बांटना है और लेबर टर्नओवर को कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमने एक सुटेबल सिस्टम डिसाइड करना है किस चीज़ का, कि हम जो ओवरहेड है उन्हें कलेक्ट कैसे करेंगे, एलोकेट कैसे करेंगे, एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। वो ओवरहेड हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिसाइड मेथड ऑफ एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको क्लास में कराया था मशीन आर रेट। तो मशीन 1 घंटे मशीन को चलने का कितना खर्चा आता है वो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। ऐसे बहुत सारे मेथड्स और भी होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दिखानी है कि हमारी प्रोडक्शन की नॉर्मल कैपेसिटी क्या है। मान लो हमारी मशीन 100 यूनिट बना सकते हैं प्रोडक्ट के, लेकिन हम इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम 70 पीस ही बना रहे हैं उस मशीन से, तो हमारा 30% क्या रह गया, अनयूटिलाइज रह गया ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नॉर्मल कैपेसिटी देखनी है कि हम जो हमारा जो प्लांट है वहाँ हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, मेंटेन बुक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। और कॉस्ट कंट्रोल हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है, डबल एंट्री सिस्टम की तरह। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना क्वेश्चन डालकर, अपनी क्वेरी डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।